लॉयल्टी बिफोर लव पार्ट 47। पलक ने उन सभी को इस तमाशे के पीछे की कहानी बताई। सभी ने पलक की बात सुनी। तभी किसी ने पीछे से आकर अरिजीत और दीक्षित के कंधों पर हाथ रखा। इधर घर में बैठे सभी वहां पर हो रही सारी बातें सुन रहे थे। सभी लोग शौक में थे। सभी के मन में एक ही बात चल रही थी, क्या हो करने निकले थे और क्या हो गया। पीछे से चेहरे का रंग उड़ गया था, लेकिन उनमें के बीच में एक इंसान था जिसके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन दुख भी था। न जाने खुशी और दुख उससे किस बात के थे। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे मानो उसके कई सालों का इंतजार पूरा हुआ। लेकिन उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसके चेहरे पर एक अलग सी टेंशन थी, और वह था लूकस। इधर अरिजीत, दीक्षित और वंश तीनों एक साथ पलटे तो उन्होंने देखा कि पीछे उनके रॉबर्ट और जिन खड़े हैं। रॉबर्ट ने सभी को घूरते हुए कहा, तुम हम बहुत इम्पोर्टेंट काम से आए थे। शायद समय बीतता जा रहा है। अगर एक बार समय निकल गया तो समझो सब खत्म। रॉबर्ट की बात सुनकर अजीत ने हड़बड़ाते हुए कहा, देखिए मिस पलक, हम बहुत जल्दी में हैं, तो कृपया हमें जाने दीजिए और हमारा पीछा मत कीजिएगा। इतना बोलकर वह तीनों पलटे और जैसे ही जाने लगे, पलक ने अजीत को रोकते हुए कहा, एक मिनट रुको, तुम्हारी बात तो सुनो। अजीत, अब क्या हुआ? पलक, एक मिनट, हमें उनका फ़ोन दीजिए। अरिजीत, लेकिन हम आपको हमारा फ़ोन क्यों दें? पलक, एक बार दे दीजिए ना। अरिजीत ने अपना फ़ोन पलक को दिया और पलक ने उसके फ़ोन में अपना नंबर सेव करते हुए कहा, फ्री हो तो हमें कॉल करना। अरिजीत ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है, फिर फ्री होते ही करता हूँ। और इतना बोलकर वह पांच जाकर गाड़ी में बैठ गए और रॉबर्ट ने वंश से बताया हुआ रास्ते पर गाड़ी दौड़ा दी। इधर सभी ने अजीत के जवाब पर एक दूसरे की तरफ देखा, और वहाँ सभी तक तो यह उससे अपने आप से दूर रहने के लिए कह रहा था, और अभी कह रहा है कि फ्री होने के बाद कॉल करता हूँ। चल क्या रहा है इसके दिमाग में? आलिया ने अपने आप में ही कहा, अच्छा, नंबर भी ले लिया, फ्री होने के बाद कॉल भी करेगा। ज़्यादा ही प्यार नहीं आ रहा है? फिर उसने अपने आप को ही कोसते हुए कहा, पर मुझे क्यों जलन हो रही है? भाड़ में जाए, कुछ भी करे, मुझे क्या मतलब। इधर रॉबर्ट ने उस लड़की के घर के पीछे गाड़ी रोकी और वह पांचों गाड़ी के नीचे उतरे, और फिर वह वहीं खड़े होकर उसे घर की बाउंड्री को देखने लगे। पांचों ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहा, कुछ ज़्यादा ही बड़ी बाउंड्री नहीं बना रखी है। अब इसके ऊपर से हम लोग जाएंगे कैसे? सभी अरिजीत तभी अरिजीत जाकर दीवार के पास खड़ा हुआ और अरिजीत की तरफ देखते हुए बोला, दीक्षित फन। दीक्षित अरिजीत की बात समझ चुका था। अरिजीत अपने जगह से 2 कदम दूर हुआ और उसने अरिजीत को थम्स अप दिखाते हुए कहा, आई एम रेडी। फिर अरिजीत ने कहा, ओके, तो 1 2 और 3 बोलते ही दीक्षित दौड़ कर आया और उसने अरिजीत के हाथ पर पैर रखा और बोला, अब। अरिजीत ने अपने दोनों हाथों को ऊपर किया और दीक्षित ने जम करके उस दीवार को पकड़ लिया। दीक्षित चढ़कर खड़ा हुआ और उसने
अरिजीत का हाथ देते हुए कहा। आज फिर अरिजीत ने दीक्षित को पकड़कर ऊपर खींचा और फिर उन दोनों ने रॉबर्ट, वंश और जिन की तरफ देखते हुए कहा, आ जाओ, तुम्हें भी खींचते हैं। रॉबर्ट और अंश दोनों आगे गए और दीक्षित और अरिजीत उन दोनों को पकड़कर ऊपर खींच लिया। वह दोनों ऊपर हैं और फिर वंश ने जिन का हाथ दिया और उसने भी ऊपर खींच लिया और फिर उन पांचों ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए उसने मन ही मन में काउंट करते हुए कहा, बोले 1 2 और 3। 3 बोलते ही वह पांचों नीचे कूद गए। जैसे ही वह पांचों नीचे कूदे, अंश, दीक्षित, अरिजीत और जिन तो अपने पैरों पर खड़े हो गए, लेकिन रॉबर्ट अपने पैरों के बल नीचे गिरा। रॉबर्ट ने अपने कमर पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी कमर। रॉबर्ट को इस तरह करता देख अंश, दीक्षित, अरिजीत और जिन ने अपनी हंसी रोकते हुए अपने अपने हाथ अपने अपने चेहरे पर रखे और अपने जोड़ों को पीसते हुए बोला, तुम्हारा तो बुढ़ापा आ गया। रॉबर्ट उन चारों की बात सुनकर बोला, नहीं, मेरा बुढ़ापा नहीं आया है, मैं तो अभी सिर्फ 30 साल का हुआ हूँ। इधर घर में बानी ने चिल्लाते हुए कहा, मेरे बच्चे की कमर तोड़ दी क्या? रॉबर्ट ने रोंदलू सी शक्ल बनाकर कहा, माँ, यह लोग मुझे खड़ा भी नहीं कर रहे हैं, बस मुझ पर हंस रहे हैं। रॉबर्ट ने इतना कहा ही था कहती ही कि उन सभी ने ब्लूटूथ में से जोरदार चिल्लाने की आवाज़ आई। पानी ने गुस्से में कहा, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम मेरे प्यारे से बच्चे पर हंस रहे हो। सभी अभी अभी मेरे बच्चे को मरने के बाद सुनकर रॉबर्ट मुस्कुराया और अरिजीत, दीक्षित, जिन और अंश अपनी आंखें फाड़कर बोले, 30 साल का बूढ़ा प्यारा बच्चा। रॉबर्ट ने चिढ़ते हुए कहा, मैं बूढ़ा नहीं हूँ, अब मुझे उठाओ। सभी ने रॉबर्ट को उठाया और उन सभी ने ब्लूटूथ में से वंश की आवाज़ आई, इस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर 3 कमरे और 3 ही लाइट जल रही है, जिसमें से 2 में कौन है इसका मुझे पता, लेकिन हाँ, एक रूम में वह लड़की है जिसको तुम लोग यहाँ पढ़ने आए हो और कोई बुक पढ़ रही है। मैंने सीसीटीवी में उसे देखा है। एक सीसीटीवी कैमरे में वह साफ दिखाई दे रही है। और हाँ, ध्यान से, बाकी 2 कमरों में कौन है इसका मुझे नहीं पता। वंश की बात पर उन पांचों ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम देख लेंगे। और इतना बोलकर पांचों ने अपना शर्ट के बाजू के बटन खोले और उसे ऊपर फोल्ड करके ऊपर बिल्डिंग को दिखाने लगे। और फिर उन पांचों के मन ही मन में कहा, अब हमें पाइप से चलना पड़ेगा या फिर बालकनी से। क्या मुसीबत है, चैन से जीने ही नहीं देते। पांचों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक के बाद एक पांचों पाइप पर चढ़ने लगे। पांचों 2nd फ्लोर पर बानी एक बालकनी में बैठे। अरिजीत ने उन चारों को अपने हाथ से इशारा किया और उसने पीछे से अपनी गन निकाली और फिर वह उस रूम में हल्के कदमों से गया। उसने देखा कि वह पूरा कमरा खाली था, लेकिन उसे
उस कमरे में नेगेटिविटी वाइब आने लगी। उसने उस कमरे की लाइट ऑन की और पूरे कमरे में इधर उधर देखने लगा। तभी बाहर से अंश ने आते हुए कहा, क्या कर रहे हो? मरवाओगे क्या? लाइट ऑन क्यों की? अरिजीत ने उस कमरे को बड़ी गौर से देखा और अरिजीत ने उस कमरे से नेगेटिव वाइब आने लगी। आखिर एजेंट जो था, आखिर खतरे को सिर्फ सूंघकर पहचान लेता था। अब एक्सपीरियंस हो गया था उसे खतरे को पहचानने का। अरिजीत ने उस कमरे की दीवार पर कुछ तस्वीरें लगी देखी, जिसमें 2 जवान कपल थे और एक बूढ़ा कपल था और साथ में 3 लड़कियां थी, जिसमें से एक वही फ़ोन वाली लड़की थी। अरिजीत ने उन सभी तस्वीरों की फ़ोटो अपने फ़ोन में निकाल ली। वंश ने पीछे से आते हुए अरिजीत के कंधे पर हाथ रखा और उसे देखते हुए बोला, हम उस लड़की को यहाँ पर ढूंढने आए हैं, किसी की पर्सनल लाइफ में दखल देने नहीं। वह पर्सनल चीज़ है, आप उसकी तस्वीरें नहीं ले सकते। अरिजीत ने अपना फ़ोन अपने जेब में डालते हुए कहा, मुझे इस कमरे से नेगेटिव वाइब आ रही है और मैं 100% श्योर हूँ कि मेरा अंदाज़ा सही है। इस कमरे में ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ है, या इस कमरे में कोई ऐसी शख्स रहता था जिसमें गड़बड़ी थी। उसका पता मैं लगा कर रहूँगा। आखिर 5 सालों से एजेंट जो रहा हूँ, हवाओं में भी खतरा पहचान लेता हूँ। अंश ने उस कमरे को चारों तरफ से देखते हुए कहा, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं फील हो रहा है। अरिजीत ने बस अंश की बात पर मुस्कुरा दिया और फिर वह दोनों कमरे से बाहर आए। अरिजीत ने दीक्षित से पूछा, क्या हुआ? कमरे में क्या कर रहे थे और लाइट ऑन क्यों की? मरवाओगे क्या? दीक्षित की बात पर अरिजीत ने अपनी गन वापस डालते हुए कहा, मुझे खतरा महसूस हुआ। दीक्षित, अब कैसा खतरा महसूस हो रहा है? वैसे ही हम इतने ज़्यादा खतरे में पड़े हुए हैं, अब क्या फ्री फंड में बोनस में खतरा और आ गया। अरिजीत ने 3rd फ्लोर की तरफ देखते हुए कहा, यह फ्री फंड का खतरा है और फिर मेरा भ्रम, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ यह कोई मेरा भ्रम नहीं है। जिन ने उन दोनों के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, पहले जिस कमरे से आए हैं वह कर ले आया, फिर आज आप तस्वीर तुड़वाकर भी मानोगे। अगर किसी ने देख लिया ना, तो हमारी तस्वीर पर इतने डंडे बन जाएंगे कि हम बैठने लायक नहीं रहेंगे और आर्मी भी अभी भी पहुंच सकती है। सिचुएशन बहुत सीरियस है। आप इतनी चिल कैसे कर सकते हो? जिनकी बात सुनकर सभी बालकनी से पाइप पर चढ़े और लाइव पाइप पर चढ़ते हुए 3rd फ्लोर पर जाने लगे। सभी एक के बाद एक पाइप पर चढ़ते हुए 3rd फ्लोर पर जा रहे थे कि तभी रॉबर्ट का एक हाथ छूट गया। रॉबर्ट गिरता उससे पहले दीक्षित ने रॉबर्ट को पकड़ लिया। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।